दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल नॉलेज बाय रिया में। हर बार की तरह इस बार भी लेकर आए हैं हमने बहुत ही शानदार वीडियो। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, आज का जो हमारा डिस्कशन चलेगा वो होगा क्लास 11th कंप्लीट ज्योग्राफी सिलेबस। ठीक है, तो अपना जो कक्षा 11 का संपूर्ण भूगोल है उसके पाठ्यक्रम हम देखेंगे। तो ये अपना जो होगा वो होगा हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है क्लास 11th का ज्योग्राफी का वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि जो अपनी क्लास 11th की जो हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं उसमें हमें सबसे पहले दो पुस्तकें जो है देखने को मिलेंगी, और यही यहाँ पर लिखा भी है, कक्षा 11 की भूगोल दो पुस्तकों में बटी हुई है। ठीक है, तो दो पुस्तकों में बटी हुई, जिसकी पहली पुस्तक हम अगर देखें तो कौन सी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, क्या लिखा है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। यानी कि जो हमने पहली वीडियो देखी थी, एक हमने जो देखी थी भूगोल का परिचय वाली, जिसमें हमने 3 पार्ट हमने जिसके देखे थे, भूगोल का सामान्य परिचय और जिसमें हमने प्रकार भी देखे थे, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि भौतिक भूगोल क्या होता है और क्या नाम, मानव भूगोल क्या होता है। ये भूगोल के ही दो प्रकार होते हैं, ऐसा हमने डिस्कस किया था। तो क्लास 11th में जो है हमारा पूरा फोकस क्या रहेगा, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी हमें जो भौतिक भूगोल है वो सीखने में हमारा पूरा फोकस रहेगा क्लास 11th में। और वहीं पर यदि हम क्लास 12th में देखें तो यहीं पर क्लास 12th में जो अपना भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है वहीं पर अपना देखने को मिलेगा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। यानी कि 11th में हम क्या सीखेंगे, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, और 12th में क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल पढ़ेंगे। हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा, मानव भूगोल पे रहेगा। और 11th में क्या है, दो पुस्तकें हैं, जिसमें से पहली पुस्तक क्या है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग पहली जो पुस्तक है उसके जो है कितने चैप्टर है वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। उसके टोटल 16 चैप्टर हैं। ठीक है, 16 पार्ट है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले हमारी जो इकाई दी गई हुई है, यूनिट है, उसमें क्या है, भूगोल एक विषय के रूप में, और इस इकाई के अंदर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा, इसमें हमें बताया गया है कि जो भूगोल है वो एक विषय के रूप में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूरा हमें भूगोल में पढ़ना क्या क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं, उसकी कितनी शाखाएं होती हैं, ये सब कुछ जितना भी भूगोल है ना, भूगोल के मतलब जितने भी शाखा वगैरह सब कुछ, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, प्रकार वगैरह जो कुछ भी है वो सब कुछ हम लोग भूगोल एक विषय के रूप में इस चैप्टर में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, इस वाले में, पहले वाले में, यानी कि जो ये पहला चैप्टर है वो हमको बताता है, भूगोल को सिर्फ एक विषय के ही रूप में बताता है। ठीक है, कि ये एक विषय है और इसमें क्या क्या है। उसके बाद हम अगर देखें तो ये है अपनी इकाई और ये है इसका चैप्टर, वही अपनी इकाई है, वही अपना चैप्टर है, भूगोल एक विषय के रूप में। इसके बाद अगर हम देखें अपनी दूसरी जो इकाई है वो है अपनी पृथ्वी, यानी जो अपनी दूसरी इकाई है इसमें अपने 3 चैप्टर दिए गए हैं, 2, 3 और 4। इसमें हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और इसमें जो क्या होगा, अपनी एक पृथ्वी के चारों तरफ हम घूमेंगे। ठीक है, कि उस पर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी बनी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले। तो पृथ्वी, दूसरी इकाई क्या है, पृथ्वी, और इसका जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। यानी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उत्पत्ति होने के बाद उस पर विकास कैसे हुआ, उसने अपना खुद का विकास कैसे किस प्रकार किया, ये हम देखेंगे सेकंड चैप्टर में। उसके बाद अगर हम तीसरा चैप्टर देखें तो वो हमें बताता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अभी हमने क्या देखा, पृथ्वी की उत्पत्ति देख ली, विकास देख लिया। अब हम क्या देखें, पृथ्वी के अंदर क्या है, अंदर से वो किस प्रकार से है। तो ये चीज हम किसमें डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या चौथा चैप्टर, पृथ्वी की इकाई मतलब सेकंड इकाई का जो चौथा चैप्टर है वो क्या कहता है, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। यानी जो अपने महासागर हैं, पृथ्वी पे ही तो है ना, तो महासागर एवं जो महाद्वीप है उनका जो वितरण यानी फैलाव किस प्रकार से हुआ, वो सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे चौथे चैप्टर में, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। तो ये जो 3 चैप्टर आते हैं ये अपने इस वाली इकाई में आ जाते हैं पृथ्वी पर, क्योंकि ये पूरे जो है पृथ्वी से ही रिलेटेड है।
इसके बाद हम देखें तो इकाई थर्ड, तीसरी इकाई आती है, ये हमें बताती है भू आकृतियां, यानी जो भू है अपनी पृथ्वी है वो उसकी आकृति किस प्रकार है और उस पर क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है खनिज एवं शैल। तो हम देखेंगे उस पर किस प्रकार के खनिज हैं, कितने और कैसे बने हैं और शैल है वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे 5वें चैप्टर में, खनिज एवं शैल में। ठीक है, इसके बाद हम यदि देखें तो अपना जो छठा चैप्टर आता है, 6th चैप्टर जो है वो हमें बताता है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो यानी जो भू की आकृति है ना, उसकी प्रक्रियाएं किस प्रकार से वो प्रक्रियाएं करते हैं, उस पर क्रिया किस प्रकार से करती हैं, तो ये सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसके बाद अब अपना आता है 7वां चैप्टर। तो ये है बताता है भू आकृतियां तथा उनका विकास। इसमें हमने आकृतियां देखी, देखो इसमें हमने खनिज एवं शैल देखे, इसमें क्या देखा, भू आकृतियां और वो क्रियाएं किस प्रकार करती है वो हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे इसमें 7वें में, भू आकृतियां देखेंगे, उसके बाद इसके साथ ही हम क्या देखें इनका विकास किस प्रकार से हुआ ये हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर हमने कितने जो है अभी तक 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो चौथी इकाई है वो अपनी बताती है जलवायु। ठीक है, तो अपना जो इसमें जलवायु का ही पूरा देखेंगे। तो इसमें जो 8वां चैप्टर है वो हमें बताता है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो अपना जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसका संगठन, ठीक है, और संरचना, उसकी संरचना किस प्रकार से है और वो संगठन मतलब देखिए वायुमंडल का संगठन मतलब, और फिर उसके बाद उसकी संरचना भी देखेंगे। तो ये हम लोग किसमें देखेंगे, इसमें वायुमंडल एटमॉस्फेयर देखेंगे और उसकी संरचना देखेंगे। इसके बाद अपना आ जाता है 9वां चैप्टर। ये अपना क्या बताता है, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। यानी सौर विकिरण गर्म किरण है, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा उसका संतुलन वो किस प्रकार से बनाते हैं, एवं तापमान, ठीक है, तापमान उसका किस जगह कैसा रहता है कैसा नहीं और किस प्रकार से रहता है। उसके बाद अपने देखेंगे 10वां चैप्टर वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। मौसम किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से मौसम चेंज होता है, ये सब कुछ हम लोग 10वें चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे 11वां चैप्टर। तो 11वां चैप्टर में हम देखेंगे वायुमंडल में जल। अपना जो वायुमंडल है उस पर जल जो है वो किस प्रकार से आया है, कितना है, कैसे नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अपना देखेंगे 12वां चैप्टर सॉरी। तो अपना जो 12वां चैप्टर है वो हमें बताता है विश्व की जलवायु, यानी पूरा जो विश्व है उसकी जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, पूरे विश्व की जलवायु और उसमें जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो अभी तक हमने 12 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अपनी जो है 5वीं इकाई आती है। तो इसके बाद अपनी जो है 5वीं इकाई आती है। 5वीं इकाई क्या कहती है, जल महासागर। ठीक है, तो यानी जो महासागर और जल वगैरह है वो किस प्रकार से है। तो अपना 13वां जो चैप्टर है वो क्या बताता है, महासागरीय जल, यानी जो महासागर है उन पर जो जल है वो किस प्रकार से आया है, महासागर किस प्रकार से बने हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे इन 2 चैप्टरों में। और महासागरीय जल एवं संचरण, उन पर उथल पुथल होती है जो, यानी कि ज्वार भाटा वगैरह होता है, ये सब कुछ महासागरों में किस प्रकार से होता है, ये हम इन 2 चैप्टरों में कवर करेंगे 5वीं इकाई में। तो अभी तक हमने कितने चैप्टर कवर किए, सिर्फ 14 चैप्टर कंप्लीट किए। और अपनी जो ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है इसके अभी 2 चैप्टर बाकी और रह गए हैं। ठीक है, तब तक अगर आप इतना नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर अभी बाद में और बताते। तो अभी तक हमने जो है 14 चैप्टर जो है अपने देख लिए थे 5वीं इकाई तक। ये अपनी छठी इकाई है, आखिरी इकाई है, इसमें अपने 2 चैप्टर और आ जाएंगे। तो अपनी छठी इकाई जो है क्या कहती है, वो कहती है पृथ्वी पर जीवन, पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार से संभव हो पाया। तो अपने इसमें 2 चैप्टर आ जाते हैं। तो ये अपना 15वां चैप्टर क्या कहता है, पृथ्वी पर जीवन, यानी जो इकाई का नाम है वही चैप्टर का नाम है, पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार से संभव हुआ। और जो अपना ये वाला आखिरी जो चैप्टर है वो क्या कहता है, जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी जीवों में जो जैव यानी जीव, ठीक है, और विविधता एवं विभिन्नताएं, तो जीवों में विभिन्नताएं और संरक्षण, वो अपना संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपने इस वाले चैप्टर में।
तो ठीक है, इतना हमने देख लिया अभी तक हमने, यानी कि अपनी जो कक्षा 11 की जो पहली पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके जो हमने जो जितने भी चैप्टर थे 16 चैप्टर थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। अभी रुकिए, अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि एक और पुस्तक भी है इसकी, तो अभी वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ एक ही पुस्तक खत्म हुई है, अभी दूसरी बाकी है। हाँ तो दोस्तों, अभी तक हमने जो है कक्षा 11 की पहली पुस्तक देख ली थी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पूरी जो दुनिया है वो बनी किस प्रकार से, पृथ्वी कैसे आई, समुद्र कैसे आया, अपना चांद और सूरज तारे ये सब कुछ किस प्रकार से बना है। हमने पूरी दुनिया के बारे में देखा था कि आखिर पूरी दुनिया बनी कैसे, पृथ्वी की उत्पत्ति। लेकिन अपनी जो दूसरी पुस्तक है ना, तो वो क्या कहती है, भारत का भौतिक पर्यावरण। यानी अभी तक हमें पूरी दुनिया के बारे में पढ़ रहे थे, और ये दूसरी पुस्तक हमें क्या बताती है, सिर्फ भारत के बारे में बताती है, जो भारत का भौतिक पर्यावरण है उसके बारे में हमें बताएगी। ठीक है, तो अपनी जो पहली इकाई है वो हमें प्रस्तावना देती है कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, भारत मतलब बसा किस प्रकार से है, इस प्रकार से वो बताएगी। और दूसरी इकाई जो है अपनी, दूसरी क्या कहती है, भू आकृति विज्ञान। तो ये अपनी होगी दूसरी इकाई, और इसमें अपने दूसरे और तीसरे 2 चैप्टर आएंगे। तो संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, तो हमें ये भारत की संरचना बताएगी और भू आकृति बताएगी, कौन सी जगह पर क्या है, और इसके पीछे का विज्ञान भी बताएगी। ठीक है, और इसी के साथ जो अपना तीसरा चैप्टर है वो हमें क्या बताएगा, अपवाह तंत्र। यानी अपवाह तंत्र जो होता है, इसमें हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि भारत की नदियां कहाँ से, किस प्रकार से, किस समुद्र से किधर से कट के कहाँ तक पहुंची है। इसके बाद जो अपनी आती है वो है अपनी तीसरी इकाई। तीसरी इकाई अपनी क्या कहती है, जलवायु, वनस्पति एवं वर्षा। ठीक है, तो इसका ये चौथा अपना चैप्टर आएगा जलवायु। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, यानी प्रकृति के द्वारा वनस्पति किस प्रकार से बनी। ठीक है, इसके बाद अपना आता है जो छठा चैप्टर है वो कहता है मृदा। मृदा यानी मिट्टी। तो मिट्टी जो अपने भारत में है किन किन प्रकार की है और कहाँ से आती है, कहाँ पर जाती है, पूरे भारत में फैली हुई मिट्टियों की चर्चा जो है हम इस छठे पाठ में करेंगे। तो यहाँ पर अपनी कितनी 3 इकाइयाँ जो है कंप्लीट हो जाती है, और जो अपनी आखिरी इकाई बचती है वो है चौथी इकाई। वो क्या कहती है कि प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। यानी जो प्रकृति द्वारा जो अपने संकट होते हैं, जो हमें मिलते हैं और आपदाएं होती हैं, उनके हम लोग क्या देखेंगे, कारण देखेंगे, परिणाम देखेंगे तथा प्रबंध देखेंगे। तो इसी प्रकार अपना ये इसका जो 7वां चैप्टर है वो कहता है कि प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। यानी प्रकृति द्वारा जो संकट हमें देखने को मिलते हैं, जिनसे इंसान जूझ कर व्यक्ति खुद को मतलब एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे, जानेंगे। तो प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं और इनके कारण, परिणाम तथा प्रबंध हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में। तो इसी के साथ जो है अपनी दोनों पुस्तकों के अपने सारे के सारे चैप्टर समाप्त हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा आज, कक्षा 11 की जो भूगोल की पुस्तक है उसमें हमने देखा कि हमारी कक्षा 11 का जो अपना भूगोल है उसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो हमने देखा, और हमने प्राप्त किया कि कक्षा 11 की भूगोल में हमें 2 पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। पहली भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हम लोग संपूर्ण वर्ल्ड के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से क्या बना, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, ये सब के बारे। और दूसरी पुस्तक हमें बताती है भारत का भौतिक पर्यावरण, तो अभी जो कि हमने डिस्कस किया था। इसी के साथ साथ हम आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कि समझ आई या नहीं आई ये भी कमेंट में बता दें। तो मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।